हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 26 सितंबर और आज हम 26 सितंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज और इस ऑपरेशन सीरीज में हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे बिंदुओं पर भी बात करते हैं जो हमारी एक सोच को विकसित करें, जिससे हम हमारी आगे की जैसे एग्जाम, चाहे हमारा प्री मेंस इंटरव्यू जैसा भी रहे, वहां पर एक अच्छी समझ के साथ उसमें उपस्थित हो सके। ठीक है, चलो आज का आप ज्यादा समय लिए बिना हमारे प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न है हमारा दोस्तों पहला, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? परमाणु के। परमाणु के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है यह दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। ठीक है, देश विदेश दुनियादारी जहां पर आप देखते हो दोस्तों, आजकल हर जगह जो है परमाणु पर काम किया जा रहा है। परमाणु हथियार मतलब जिस देश में भी परमाणु हथियारों का अच्छे से विकास हो रहा है, वो देश अपने को क्या, स्वयं को क्या मानते हैं कि हम सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां क्या करती है दोस्तों, विश्व स्तर पर तनाव पैदा करती है। और इसी बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर क्या मनाया जाएगा, 26 सितंबर को ऐसे हथियारों पर रोक लगाया जाए, ऐसे हथियारों का विकास ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है परमाणु हथियारों के उन्मूलन का यह जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं दोस्तों। हमारी यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं? सूर्यकांता व्यास जी, जिनका निधन हो चुका है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जिस स्टेट बीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे ये राजस्थान से संबंधित है, तो आपको राजस्थान में इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर आप राजस्थान से संबंधित किसी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम का जो है आप कंपटीशन कर रहे हो, तो आपसे इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखो यहाँ पर समझना दोस्तों, श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के सूरसागर से विधायक रही है ये। इनका आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो, देखो ये है यहाँ पर सूर्यकांता व्यास जी, ये मोदी जी के साथ खड़े हैं और ये है इनका हाल ही में क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो गया है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान ध्यान रखनी है, ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के सूरसागर से। ठीक है, क्या रही है दोस्तों? पूर्व विधायक रही है और हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है, किस पार्टी से संबंधित थी दोस्तों? ये बीजेपी से संबंधित थी। ठीक है, अब इनको किस नाम से जाना जाता था, इनका उपनाम जो है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करना, जीजी नाम से इनको जाना जाता था। जीजी उपनाम से ये विख्यात थी और बीजेपी पार्टी से संबंधित थी और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पूर्व विधायक रही है बीजेपी से। मोदी जी यहाँ पर जो है, इनकी डेथ पर मोदी जी ने शोक प्रकट किया है और इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाल ही में मतलब 25 सितंबर, यानी कल ही जो है इनका क्या हुआ है दोस्तों, निधन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, आप यहाँ पर ये जो चेहरा देख रहे हो, इनको जानते हो दोस्तों, ये कौन है? भजन लाल जी शर्मा। और भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के क्या है दोस्तों, सीएम है। ये याद रखना, और ये भी बीजेपी से संबंधित है, तो ये बिंदु आपके लिए याद रखना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों ये है हरि भाऊ किसान राव बागड़े, ये क्या है? राज्यपाल है राजस्थान के। तो ये बिंदु भी आप चेहरे के साथ इनको देखोगे तो आपको याद रहेगा, हरि भाऊ किशन राव बागड़े। इनके बारे में तो आप सब जानते हो, इनको याद भी कर लोगे, लेकिन इनका नाम याद रखना, राज्यपाल के रूप में वहां पर कौन उपस्थित है अभी? हरि भाऊ किशन राव बागड़े। ठीक है, चलो ये बात थी यहाँ पर इस प्रश्न की। अब आगे बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। हाल ही में मेक इन इंडिया ने अपने कितने वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है? दोस्तों मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आप जानते हो 2014 में आया था। ठीक है, 2014 में आया यह मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, बहुत विस्तृत कॉन्सेप्ट था दोस्तों। देश में निवेश हो, इस बात को ध्यान में रखकर यह कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पर हमारे देश में ही उन उद्योगों में उन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। उन वस्तुओं को एक अच्छा मार्केट मिले, अच्छा बाजार मिले, इस बात को ध्यान में रखकर यह जो है कॉन्सेप्ट काम करता है मेक इन इंडिया का। और विश्व स्तर में भी भारत की इन वस्तुओं के लिए निर्यात, इन वस्तुओं के लिए जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आए और इन वस्तुओं पर अपना काम करे, ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर ही जो है इसको बनाया गया था मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को। तो हाल ही में दोस्तों इसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। इस पहल की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014। इस डेट को मेंशन कर लो और याद भी कर लो दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये प्रश्न छपने वाला है।
कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इस बार भी आप इसको याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को इस पहल का प्रारंभ हुआ था, मेक इन इंडिया पहल का। ठीक है दोस्तों, आप इसकी थोड़ी महत्वपूर्ण बातों को याद रखना, इसकी विशेषताएं क्या रही है और पिछले 10 सालों में इसने क्या क्या जो है उपलब्धियां प्राप्त की है। इसकी उपलब्धियों को अगर आप देखोगे तो 2014 से भारत ने 667.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर, मतलब 2014 से लेके 2024 तक 667.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर को जो है यहाँ पर संचयी एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है। मतलब इतना यहाँ हमारे यहाँ पर आकर्षित हुआ है एफडीआई, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हुआ है यहाँ पर, जो पिछले दशक 2004 से लेके 2014 की तुलना में कितना 119% है। मतलब ये इस बात को दर्शाता है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट से भारत में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा निवेश बढ़ा है। इसके साथ साथ जो भारतीय उद्योग है इनको भी क्या मिला है दोस्तों, बढ़ावा मिला है। ये बिंदु आप अच्छे से यहाँ पर याद रखना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो जिसमें मेंस का भी एक पार्ट है, तो वहां पर यदि मेक इन इंडिया से संबंधित प्रश्न बनता है तो इस प्रकार के बिंदु आपके आंसर को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर वित्त वर्ष 2023-24 की मैं बात करूं तो 2023-24 में भारत का व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। 437 बिलियन, बिलियन बोल रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आप यहाँ पर याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों एक जिला एक उत्पाद, अब ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है दोस्तों, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। और ये जो एक जिला एक उत्पाद है ये भी क्या करेगा, किसी भौगोलिक क्षेत्र की किसी वस्तु को क्या देता है, महत्व देता है, जिससे देश विदेश में उसकी क्या हो दोस्तों, ख्याति बढ़े और उसका निर्यात बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वहां पर जो है विकास की अवस्था बने। इसी बात को ध्यान में रखकर ये पॉइंट मैंने डाला है, जो ये पॉइंट भी जो है मेक इन इंडिया पहल को क्या करता है दोस्तों, मैच करता है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों अगला है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है क्या करता है दोस्तों, देश में यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी, आपको उस स्थिति में पूंजी प्राप्त करवाएगी, जिससे आप अपना रोजगार क्या कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो और देश का इसके साथ साथ हो विकास। ठीक है, लेकिन आपको ये बात इसलिए याद नहीं रखना है, ये बात तो याद रखना ही है, आपको ये बात इसलिए भी याद रखना है कि स्टार्टअप इंडिया जो है ये कब आया था दोस्तों, ये 2016 में आया था, 16 जनवरी 2016। ये बिंदु भी आप याद रखना। देखो, मेक इन इंडिया 2014 में और स्टार्टअप इंडिया 2016 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको इसके सारे बिंदु अच्छे से क्या करने हैं, यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अगला और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये याद रखना, भारत में ये जो है भारत की शक्ति को दर्शाता है अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आपकी एग्जाम में बन सकता है। देखो, एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स की बात कर रहा हूं कब की, 2024 की। तो इसके अनुसार हाल ही में कौन सा देश एशिया का तीसरा शक्तिशाली देश बन गया है, कौन सा देश तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका पहले नंबर पर था, चीन दूसरे नंबर पर था और जापान उस समय तीसरे नंबर पर था। लेकिन अब जापान तीसरे नंबर पर नहीं रहा है, भारत जो है तीसरे नंबर पर आ चुका है। अब जापान एक स्थान नीचे गिरकर कहाँ पहुंच चुका है दोस्तों, चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। ये एशिया पावर इंडेक्स जो है एशिया में अपनी स्थिति को दर्शाता है, भारत की स्थिति को दर्शाता है कि भारत ने किन किन क्षेत्रों में इन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, जिसके आधार पर भारत को एशिया पावर इंडेक्स में एक स्थान बड़ा हुआ पाया गया है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा समझना एशिया पावर इंडेक्स से क्या जारी करता है, ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है लोवी संस्थान। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी संस्थान द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये बात आप समझना। सबसे पहले जो है 2018 में पहला वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 2018 में, ये बिंदु भी याद रखना। इसके साथ साथ दोस्तों 2024 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को यह रैंक दिया गया है ना। उसके बाद पहली बार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ये नाम याद रखना, इसमें पहली बार जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तिमोर लिस्ते को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, किसको दोस्तों, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते दक्षिण पूर्वी एशियाई का एक देश है और इसकी राजधानी है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली इसकी राजधानी, याद रखना, आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलो, ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ दोस्तों इस इंडेक्स को अगर आप शक्तिशाली रूप में देख रहे हो किसी देश को, तो आयाम क्या है, कुछ 8 ऐसे बड़े आयाम हैं जो आपको यहाँ पर देखने हैं। कौन कौन से हैं वो आयाम, देखो दोस्तों, सैन्य क्षमता के आधार पर देखा जाएगा, रक्षा नेटवर्क के आधार पर देखा जाएगा, आर्थिक क्षमता, आर्थिक रिश्ते, राजनयिक
प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, लचीलापन और भविष्य, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसी देश को इस इंडेक्स के अंतर्गत शामिल करके रैंक प्रदान की जाती है। तो भारत ने हाल ही में जापान को पीछे करके एक स्थान ऊंचा प्राप्त किया है और वर्तमान में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। ठीक है, एशियाई इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यूएसए, चीन और इसके बाद हमारा भारत आएगा। ठीक है, ये है इंडेक्स और ये है इसके रैंक। देखो दोस्तों, यहाँ पर रैंक फर्स्ट है यहाँ पर किसकी, यूएसए की, जिसकी 81.7 है। दूसरा चीन है, ठीक है, 72.7, और तीसरा है हमारा भारत, भारत 39.1। बहुत अंतर है, लेकिन भारत ने यहाँ पर तीसरा स्थान जो है प्राप्त कर लिया है। चौथे नंबर पर जापान और पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का लोवी संस्थान जो है इसको क्या करता है, यहाँ पर इसको जारी करता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, किसकी बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, इसके लिए एक्सियोम एक्सियोम 4, जिसे X4 भी बोला जाता है, इस मिशन का संचालन कौन करेगा। एक बार और प्रश्न को एक ही बार में पढ़ना। वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X4 मिशन का संचालन कौन करेंगे। दोस्तों हमारे भारतीय व्यक्ति है ये शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है इसमें जो है क्या करेंगे, भाग लेंगे और इस मिशन में क्या करेंगे, अपनी सहभागिता देंगे। दोस्तों इसकी थोड़ी सी कहानी समझना यहाँ पर। X4 मिशन जो है यह भारत और अमेरिका के बीच एक क्या था दोस्तों, द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इस द्विपक्षीय समझौते में ऐसी बात हुई थी कि अमेरिका जब अपना मिशन भेजेगा अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, तो भारत के एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जो है, क्या नाम है इनका दोस्तों, याद रखना, शुभांशु शुक्ला, इनको क्या है यहाँ पर इनके साथ भेजा जाएगा, इस दल के साथ भेजा जाएगा। इस दल में कौन कौन शामिल होंगे, तो इस दल में शामिल होंगे हमारे भारतीय अंतरिक्ष के ग्रुप कैप्टन भी है प्रशांत नायर, इसके साथ साथ पोलैंड के विशेषज्ञ स्लोवोज उजनास्की, और इसके साथ साथ हंगरी से तिबोर कापू X4 मिशन में शामिल होंगे। ये कुछ व्यक्ति है, आपको शुभांशु शुक्ला नाम याद रखना है अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान सेवाएं प्रदान करने वाली अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आप जानते हो ये समझौता अमेरिका और भारत के मध्य हुआ था। तो भारत की जो है हमारी जो इसरो जो है, इसरो ने यह समझौता किया है किसके साथ, यूएसए की कंपनी के साथ। कंपनी कौन सी दोस्तों, एक्सियोम। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इस मिशन में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9, कौन सा दोस्तों, स्पेस एक्स का एक रॉकेट है जिसका नाम है फॉल्कन 9, और ड्रैगन अंतरिक्ष यान की उड़ान में उपयोग इनका किया जाएगा। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है दोस्तों हमारे 26 सितंबर के प्रश्न थे। दोस्तों वैसे एक दिन के करंट अफेयर्स में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने सारे प्रश्न कि यहाँ पर मैं संख्या बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो दैनिक दिन भर की जितनी भी घटनाएं होती है, सब सारी घटनाएं करंट अफेयर से संबंधित होती है। लेकिन वो करंट अफेयर्स जो हमारी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिनको हम कम समय में बेहतर तरीके से देख पाए, मैं उसी पर क्या करता हूँ दोस्तों, काम करता हूँ। चाहूँ तो मैं भी यहाँ पर बहुत बड़ा वीडियो बनाकर बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न ला सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से कि सिर्फ समय और कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। ठीक है, समय भी हमारा दोस्तों कम पड़ेगा, फिर हम जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, अगर करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारे बाकी के सेगमेंट जो है धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, उन पर हम कम समय दे पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कम समय में बेहतर चीज़ें जितनी हो सकती है मैं उनका प्रयास करता हूँ दोस्तों। करंट अफेयर्स भी वही उठाता हूँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो। ठीक है, कम ही सही लेकिन बेहतर करंट अफेयर्स आपके सामने आएगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। फिर हम करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमने कल का जो हम करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों, उसका एक ही बार में हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या हो, हमारा कल का करंट अफेयर्स भी बेहतर तरीके से याद रहे, साथ ही साथ आज का करंट अफेयर्स भी हमारा कंप्लीट हो जाए। चलो इन पर हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया था, बस आपको यहाँ पर डेट याद रखनी है, आंसर करके आगे बढ़ना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर। पूरी कहानी मैंने आपको इसकी बताई थी, इस पर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलो आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स दोस्तों किसकी राजधानी है, बेल्जियम की, मैंने आपको बताया था। इसमें आयोजित डायमंड लीग किससे संबंधित है दोस्तों, जेवलिन थ्रो से संबंधित है, क्योंकि नीरज चोपड़ा इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है, डायमंड लीग किससे संबंधित है, जेवलिन थ्रो से, और ब्रुसेल्स जो है किसकी राजधानी, बेल्जियम की। इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों, इन्होंने इसमें दूसरा स्थान आपके यहाँ पर प्राप्त किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मैंने आपको बताया था 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को ही हमारे मोदी जी जो है इनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन
कर लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? किस फिल्म को चुना गया दोस्तों? यहाँ पर स्त्री, ये सॉरी लापता लेडीज, लापता लेडीज को जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। मार्च 2025 में इन ऑस्कर अवार्ड्स का क्या है, वितरण होगा दोस्तों। ये बात मैंने आपको सारी यहाँ पर बता दी थी। ऑस्कर पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत हुई थी 1929 में। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना, मेंशन कर लेना, ठीक है। लापता लेडीज किरण राव निर्देशक में बनी हुई यह फिल्म है। ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी थी। बात करते हैं दोस्तों 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन कहां पर किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा दोस्तों? राजस्थान के जयपुर में। राजस्थान के जयपुर में जो है आईफा अवार्ड का क्या है, आयोजन किया जाएगा। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में किसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले भारतीय फिल्म स्टार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये साउथ के सुपरस्टार है चिरंजीवी, इन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है। इन पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली थी, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गेंडा या राइनो नाम से भी आपके सामने आ सकता है कि विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा दोस्तों 22 सितंबर, ठीक है। 22 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ष 2011 से इसे मनाया जा रहा है, ठीक है। पूरी कहानी इसकी भी हमने अच्छे से देखी थी। फिर बात करते हैं दोस्तों हमारी आगे की। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ भारत ने स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस विषय पर भी हमने अच्छे से बात कर ली थी। इस टॉपिक पर को भी हमने अच्छे से देख लिया है। क्रिकेट की प्रसिद्ध दुलीप ट्रॉफी, दोस्तों यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? दुलीप ट्रॉफी। आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि दुलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दुलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित है। प्रारंभिक वर्ष अगर पूछ ले तो 1961-62 इसका प्रारंभिक वर्ष है। पहली बार इनको इन खेलों का आयोजन हुआ था। और फाइनल किसने जीता है दोस्तों हाल ही में 2024 का? तो यहाँ पर इंडिया ए ने ये फाइनल जीता है, किसको हरा के? इंडिया सी को। तो इंडिया ए विजेता रही है और इंडिया सी उपविजेता रही है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लेना। सारी बातें मैंने वैसे तो आपको यहाँ पर बता दी थी। हंगरी की बात करते हैं दोस्तों। हंगरी के बुडापेस्ट में 2024 में होने वाले शतरंज ओलंपियाड में भारतीय महिला एवं पुरुषों की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? हंगरी में हुआ है सबसे पहले, तो ये बात रखना दोस्तों। कहां पर हुआ है? हंगरी के बुडापेस्ट में। क्या हुआ है? शतरंज का ओलंपियाड। एक बिंदु ये याद रखना। दूसरा बिंदु याद रखना, भारत ने महिला एवं पुरुषों दोनों की टीम दोस्तों यहाँ पर क्या जीता है दोस्तों? गोल्ड जीता है, ठीक है। ये बात भी आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है? किसकी बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों? मिस इंडिया यूनिवर्स। मिस इंडिया मतलब दोस्तों यहाँ पर मिस यूनिवर्स इंडिया की मैं अगर बात कर रहा हूँ, देखो दोस्तों कॉम्पिटिशन ये जो है मिस यूनिवर्स का होता है। मतलब विश्व भर में जहां पर जो जितनी जितनी ब्यूटी है वो सब जाएगी और वहां पर उनमें से फिर किसी एक का चयन होता है। तो भारत का प्रतिनिधित्व मतलब भारत में भी एक छोटी कंपटीशन होता है जिसको इंडिया लेवल पर देखते हैं कि मिस यूनिवर्स कौन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिस यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करेगी। तो यहाँ पर जो है किनका नाम है? ये रिया सिंघा। रिया सिंघा जो है यह गुजरात की है दोस्तों और इनको जो है यहाँ पर जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। मतलब ये प्रतिनिधित्व करेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिस इंडिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिस यूनिवर्स का, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दोस्तों हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया बन चुकी है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ये बिंदु तो याद रखना। सिरिमाओ भंडार नायके, ये नाम याद रखना। विश्व में पहली बार किसी देश की अगर कोई प्रधानमंत्री बनी थी तो वो श्रीलंका की सिरिमाओ भंडार नायके थी, आप जानते हो। और अभी जो है हाल ही में हरिनी अमरसूरिया ने यह पद ग्रहण किया है और यह श्रीलंका की तीसरी ऐसी महिला बनी है जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुई है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करनी है दोस्तों? याद रखनी है। फिर बात करते हैं दोस्तों हाल ही में जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों की सहायता के लिए बनाए गए फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस टू डैमेज, ठीक है। टू लॉस टू डैमेज वाला जो है कॉन्सेप्ट, इसके लिए पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? इब्राहिम शेख डियांग को, ठीक है। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स के कुछ बिंदु थे दोस्तों जो हमने यहाँ पर देखे। कल के क्वेश्चंस तो लगाए ही लगाए हमने जल्दी जल्दी, लेकिन आज का करंट अफेयर्स भी हमने साथ में यहाँ पर क्या है दोस्तों देख लिया है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देख पाए और सही प्रश्नों तक हमारी पहुंच बने, इसी बात को ध्यान में रखकर हम इस क्लास का आयोजन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप जुड़े रहिएगा। आपका डेली का करंट अफेयर्स हम बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। आपका कुछ भी पोर्शन छूटेगा नहीं। बहुत कम समय में अन्यथा जो बातें हैं उनको साइड में रखकर, अन्यथा प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित वो सारे साइड में रखकर जो बिंदु
प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन बिंदु का महत्व है उनको हम यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।